नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक MED 002 के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जिसका टॉपिक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो ये आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम इस सिलेबस के MED 002 अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है और अगर अब तक आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, समझ लीजिए ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। आपको लिखने के लिए कोई टेंशन लेनी, आपके लिए PDF अवेलेबल करवा दिया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा और हमारे चैनल पर ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। ये लिखी हुई भले इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए होगी तो हिंदी मीडियम में भी आपको अवेलेबल करा दी गई है। बिना देर किए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू एंड चैलेंजेस, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना दी गई है आपके लिए। हम समझते हैं आज वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को समझते हो ना, तो मान के चलो कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ एंड प्रोग्रेस विद द बैलेंसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, तरक्की भी करना, और किसी समाज या देश का इस प्रकार से तरक्की करना कि उसके पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और इस तरक्की का फायदा क्या हो सके, सबको मिल सके। देख, कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रो तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस ग्रो के चक्कर में हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ग्रो को क्या होता है, सस्टेनेबल नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा ग्रो बहुत देर तक, या ऐसी डेवलपमेंट जो होती है बहुत देर तक टिक नहीं पाती। कई बार डेवलपमेंट ऐसी भी होती है कि हाँ, देश, हमें लगता है कि ये देश तो बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन जब एक्चुअली में वहां देखते हैं तो कुछ % लोग ही हैं। पता लगा कि 10 लोग ही डेवलप हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस डेवलपमेंट को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप ग्रोथ करें, आपकी कंट्री प्रोग्रेस करे, तो पर्यावरण को भी बचाए भविष्य के लिए, और जो भी मुनाफा हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, वो लोगों के बीच में बराबरी से बटे। ठीक है, तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं आपको 4 एक्टिविटीज बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसकी बात करता है? वो बात करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ की, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। इकोनॉमिकल ग्रोथ के अलावा बात होती है इसके अंदर सोशल इंक्लूजन की। ऐसा मैंने आपसे बताया कि प्रमोटिंग इक्वालिटी, समाज में कह सकते हैं बराबरी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आपकी डेवलपमेंट के कारण, आपके विकास के कारण। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ एक्टिविटीज के बारे में देख लेते हैं। 4 सस्टेनेबल एक्टिविटीज। 4 कौन कौन सस्टेनेबल एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं डेली लाइफ में? वो है, एक तो पहली है रीन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइजेशन। जैसे अगर हम को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज ऐसे एनर्जी के हैं जिनको जनरली यूज़ नहीं किया जाता, उनका यूज़ करें। जैसे सोलर पैनल का यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें। ठीक है, अब सोलर पैनल से कॉमन हो रहा है, धीरे धीरे आम जनमानस में उतर के आ रहा है। उसके बाद आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि जो लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं वो इस तरह की क्रॉप रोटेशन हो गया, जूम फार्मिंग हो गई, इस तरह की फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। मिक्स क्रॉपिंग हो गई, है ना, जिससे क्या हो कि सॉइल की फर्टिलिटी लगातार मेंटेन रहे। इनफर्टाइल, धीरे धीरे इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है आज पूरे वर्ल्ड के लिए। हमारी जमीनें बड़ी स्पीड से बंजर होती जा रही हैं। ठीक है, तो जमीनों का उपजाऊपन किस प्रकार से मेंटेन रखा जाए, बराबर रखा जाए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसके अंदर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए अपने किसी दोस्तों के साथ। और जो PDF आप लोग अभी देख रहे हैं ना, तो इसको डाउनलोड करने का, लिखने का कोई टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से पहले, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप एग्जाम में लिख ही देंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको PDF मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा और हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बता रहा था मैं आपको सस्टेनेबल एक्टिविटीज, पहली होती है रीन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइजेशन, दूसरी होती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तीसरी हो सकती है आपकी वाटर कंजर्वेशन, और
जैसे वाटर कंजर्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमको इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए लाइक वाटर सस्टेन किया जा सके, लाइक रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, क्रॉप इस तरीके से लगाई जहां पर ज्यादा वाटर डिमांड ना हो, ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब बातों का। ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पिछले कुछ सालों में निकल करके आया है। ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि उसको हरे कलर का पेंट कर देना। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आपको घर का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाना है कि घर में मैक्सिमम टाइम सनलाइट आती रहे। सनलाइट अगर मैक्सिमम टाइम आएगी तो क्या होगा, आप लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम यूज करोगे, उससे क्या होता है एनर्जी बचती है। घर आपका एयरी हो, ठीक है, एयर का वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उससे क्या होता है एयर प्योरीफायर या एसी वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी प्लान किया जाता है कि हाँ घरों के सामने कौन से पेड़ पौधे लगाए जाएं, तो क्या करते हैं जो कि गर्मी में ग्रो ज़्यादा करें, तो इससे क्या होगा थोड़ी छाया रहेगी, तो ये एसी वगैरह का यूज़ बहुत कम होगा। तो इस तरह की बिल्डिंग, जिसमें ऐसा बिल्डिंग बनाई जाए जो कि कम से कम एनर्जी रिसोर्स का यूज़ करती हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद बात आती है अपने अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हम करते हैं जो कि अनसस्टेनेबल है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को बहुत स्पीड से काटा जा रहा है, हम सब जानते हैं इस बात को, ठीक है, और ये बहुत ही हाईली अनसस्टेनेबल कह सकते हैं आप डेवलपमेंट का सिंबल है। जितनी तेजी से आप जंगल काटेंगे उतनी तेजी से क्या होता है क्लाइमेट चेंज आने लग जाएगा। क्लाइमेट चेंज जितनी तेजी से आएगा उतनी ज्यादा क्या होंगे डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में हम जो एक्टिविटी करते हैं घूम करके नेचर से वो हमको वापस मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा है ओवर फिशिंग। समुद्र के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, वहां की जो बस्तियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं समुद्र में मारे वो मछलियां वगैरह के व्यवसाय पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ने से क्या होता है ओवर फिशिंग हो रही है। समुद्र में मछलियां रिप्रोडक्शन उतनी स्पीड से नहीं कर पा रही जितनी स्पीड से लोग मछलियां मार के ले आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा एक्वाटिक लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी। एक्वाटिक लाइफ के खराब होने का असर हमारी लाइफ पर भी पड़ने लग जाएगा, ठीक है। तीसरा है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है आजकल की जनरेशन्स की, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी मिनिमम हो, कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है सिंगल यूज प्लास्टिक की। सिंगल यूज प्लास्टिक्स में क्या हो जाता है, देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब हो जाता है अपना, जो आपको पता ही होगा, तो हम लोग आमतौर पे कोई पैकेज फूड लेते हैं, चिप्स लेते होंगे, तो सब सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर ही आती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं फाड़ा उसका फेंक दिया, किसी और यूज नहीं आ रही है, रीयूज नहीं करते, रिसाइकल नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है एनवायरमेंट में वेस्ट की फॉर्म में क्या होता है कलेक्ट हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है कहीं जाकर के, जो कि लॉन्ग टाइम तक एनवायरमेंट को डिग्रेड करता रहता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे इससे जरूर पूछा जा सकता है कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये क्या चीज है, आपको ये समझाना है। देखो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब जिसको एनवायरमेंट संभाल सकता है। हर एनवायरमेंट की क्षमता होती है, जैसे मान लीजिए कोई इलाका है, अब उस इलाके के अंदर हर व्यक्ति जो है, एक परिवार को हम मान के चलते हैं कि एक परिवार को एक महीने में 25 किलो अनाज की आवश्यकता है, ऐसा मान लेते हैं। वहां पर जो खेती होती है उस पूरी खेती से आप मान के चलो कि 100 किलो अनाज पैदा हो जाता है। अब वो 100 किलो अनाज जब लोगों में बट रहा है तो आराम से बट जा रहा है, मतलब सबको 25-25 केजी मिल जा रहा है, कुछ बच जा रहा है एक्स्ट्रा में। इसका मतलब वहां का जो एनवायरमेंट है उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी है कि वो इतने लोगों को पाल सकता है। लेकिन एनवायरमेंट में कई बार ऐसा होता है कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, किसी भी मान लो आबादी बढ़ती चली जाए धीरे धीरे, कैरिंग कैपेसिटी ना बढ़ पाए एनवायरमेंट की, तो क्या होगा फिर वहां पर कुपोषण के शिकार लोग होने लग जाएंगे, है ना, दंगा फसाद होने लग जाएगा रोटियों के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए। तो ये इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। यानी एनवायरमेंट जो है वो किसी भी स्पीसीज को, किसी भी जाति को, जनजाति को, मनुष्य को, पंछी को, जानवर को कितने मात्रा में संभाल सकती है, यही उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, एक किसी भी आप समझ लीजिए कि जीव का, एक किसी भी जीव के होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो एनवायरमेंट से कितना कंज्यूम करने वाला है, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखिए अगर कभी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट
बहुत ज़्यादा, अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कैरिंग कैपेसिटी में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हो गए और कैरिंग कैपेसिटी उसके मुकाबले पीछे रह गई तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लग जाता है। एनवायरनमेंट क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्षय होने लग जाएगा वहां पर। इससे क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड गिरने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए कोशिश की जाती है कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट की हमेशा ज़्यादा रखी जाती है, रखी क्या जाती है, रखने का प्रयास किया जाता है। सफलता भी मिलती है, कुछ देशों को असफलता भी मिलती है। तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, डिटेल आंसर आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ये तो आपको कर लेंगे खुद ही। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दूंगा जो कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक वो एक कॉन्सेप्चुअली आपको समझना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 चैलेंजेस टू द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मान लीजिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है किसी कंट्री को, तो कौन कौन से 5 चैलेंजेस हैं जो उसके सामने जनरली आएंगे ही आएंगे। सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज जो आएगा वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, पर्यावरण का ह्रास, कह सकते हैं पर्यावरण का क्षय। जब भी कोई कंट्री डेवलपमेंट करने जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाएगी कि हाँ भाई कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, नया ऑफिस बने, नए हेडक्वार्टर्स बने, तो उसमें क्या होता है, मान लो आपको गुड़गांव जैसा शहर बनाना है, बेंगलोर जैसा शहर बनाना है, हैदराबाद बनाना है, दिल्ली बनाना है, मुंबई बनाना है, मेट्रोज बनानी है, ठीक है, रैपिड रेल्स बनानी है, तो इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए किसका पेड़ों की कुछ ना कुछ डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। तो एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होना लाजमी है। आपने एक शहर बना दिया, अब शहर चल गया, तो शहर के चल जाने से क्या होता है, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए, उसके एम्प्लॉयज आ रहे हो, कार से आ रहे हैं, तो एसी भी होगा, वहाँ पोल्यूशन भी होगा। तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं पर आएगी तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होगा ही होगा, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। दूसरा इसका है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जहां पर भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू होता है वहां पर क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि, या नॉर्थ इंडिया में आपको हर साल हीट वेव की क्वांटिटी बढ़ती हुई दिखाई देती होगी, है ना, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। अभी तो आप लोग को एग्जाम देने भी जाना है इसी गर्मी के अंदर, तो गर्मी कितनी तगड़ी पड़ रही है, ये क्यों हो रहा है, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट है, परिणाम है, जो घूम करके हमको कहीं ना कहीं वापस आके मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज रहता है हमेशा, जहां पर भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे वहां पर ये चैलेंज देखने को मिलता ही है ना। अगला आता है रिसोर्स का डिप्लीशन। ठीक है, रिसोर्स का डिप्लीशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर ओवर रिलायबिलिटी है, किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। ठीक है, सबको शहर में साफ पानी चाहिए, लेकिन साफ पानी का सोर्स जनरेट नहीं किया जा सकता शहर के अंदर। ठीक है, प्रॉब्लम ये आ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक, तो रिसोर्स, सबको पेट्रोल वगैरह चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना पेट्रोल है नहीं, है ना, धीरे धीरे खत्म ही तो हो रहा है बहुत स्पीड से। अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ रही हैं तो लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल गाड़ी महंगी बहुत ज़्यादा है भाई, तो फिर से भाई घूम के पेट्रोल ले रहे हैं, सीएनजी ले रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाता है। और ये होगा, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ये चीज़ तो गिफ्ट में मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो देखिए किसी भी कंट्री में क्या होता है, किसी भी देश में सब लोगों का मेंटल स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होता, सबका दिमाग एक जितना तेज नहीं है। तो कुछ, जब कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो कुछ लोग चालाक होते हैं तो उसमें जल्दी प्रॉफिट बना के निकाल जाते हैं, कुछ लोग बेचारे बड़े पिछड़े होते हैं, वो शुरू में भी लेबर थे, बाद में भी लेबर रह जाते हैं, उनको वेज अगर 10%, सामने वाले का 90% बढ़ जाएगा तो उनका 10% बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है, इक्वालिटी नहीं आ पाती। ठीक है, उसके अलावा और अगर बात करूं तो अनसस्टेनेबल कंजप्शन फैक्टर, कंजप्शन का फैक्टर, जिस भी देश में या जिस भी एरिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहता है, लोगों के पास पैसा आने लग जाएगा, तो लोगों के पास पैसा आने से क्या होता है, कंजप्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो कि आज से आप 25 साल पहले, आज अगर आपकी एज 25 नहीं है तो बस आप 15 साल पहले भी जाके देख लो, आप 15 साल पहले या 20 साल पहले लोगों के घरों में एक फ़ोन ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। आज तो घर में जितने लोग उतने फ़ोन, कई कई तो घर पे डबल फ़ोन हो रखा होता है। ठीक है, आप किसी बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ पर एक इंसान के पास एक फ़ोन भी होगा, टैबलेट भी होगा, लैपटॉप भी होगा अपना। ठीक है, तो अपना एक गेमिंग टैबलेट अलग हो गए, अब तो काम करने वाले टैबलेट अलग हो गए। ये सब क्या है, कंजप्शन का ही तो फैक्टर है। अब ये सारे जो इक्विपमेंट्स खरीदे गए, इनको बनाने में कहीं ना कहीं तो मटेरियल का यूज़ किया गया होगा, फैक्ट्रीज लगाई गई होंगी, इंडस्ट्री लगाई गई होंगी। काउंटर में आप ये बोल सकते हो इसी से इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऐसे ही हुआ है ना कि हाँ पैसा बढ़ा मार्केट में,
लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हाँ, इससे इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के 5 की फैक्टर्स थे। सस्टेनेबल लाइफ साइकिल, इसके बारे में ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूं, आप लोग इसे पढ़ लेना, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ग्लोबलाइजेशन बताया हुआ है, कई वीडियोस में बताया हुआ है। जब हमने इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ा तब भी मैंने बताया था, जब हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था इसी का MED 008 पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं, बिजनेसेस, कल्चर और सोशल बिकम इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट थ्रू द वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया का जब कल्चर, बिजनेस और आप कह सकते हो कि सोसाइटी, ट्रेडिशन जब मिक्स होता है, इंटरमिक्स होता है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, पूरे विश्व का मिल जाना। विश्व का किस रूप में मिल जाना? आर्थिक रूप से मिल जाना, सामाजिक रूप से मिल जाना, ठीक है, राजनैतिक रूप से मिल जाना। इसका क्या होता है, असर देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे यहाँ से लोग अमेरिका में जा रहे हैं जॉब करने, अमेरिका से लोग इंडिया में घूमने आ रहे हैं, है ना। वहाँ पे लोग अब इंडियन होटल्स में ढोकला खाना शुरू कर रहे हैं। अमेरिका में तो ढोकला वगैरह बहुत फेमस होने लग गया धीरे धीरे, है ना। बहुत सारे गुजराती रेस्टोरेंट वहाँ पे खुल गए हैं। इंडिया में लोग चाइना से जो मोमोज वगैरह आए हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, इटालियन पास्ता खाना शुरू कर देंगे, है ना, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब भी धीरे धीरे अब हमारे क्या हो रहा है, कल्चर में सब चीज़ें आ जा रही हैं। ये सब क्यों हो पा रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उनकी कंपनियां हमारे यहाँ आई, हमारी कंपनियां उनके यहाँ गई, हालांकि उनकी ज़्यादा आई है, हमारी बहुत कम गई है, लेकिन असर पड़ा है एक दूसरे की इकोनॉमीज पर इन सब बातों का। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन के आने के तरीके क्या होते हैं? तो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई दूसरी कंपनी होती है आके इन्वेस्टमेंट करती है यहाँ पर, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर देगी, अपना कुछ इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और एक TNC भी होता है, TNC ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, इसे MNC भी सोचा होगा आप लोगों ने। आप घर के आसपास लोग बोला MNC में जॉब करता हूँ, तो MNC TNC दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना इस बात का। इनसे फायदा क्या होता है? इनसे फायदा होता है तो कंपनी भी बड़ी होती है, ग्रो करती है, स्किल का ट्रांसफर होता है। जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आके फॉर एग्जांपल काम करेगी तो हमको भी एक स्किल मिलेगी, अच्छा ये काम इस तरीके से होता है, तो कल को हमारी कंपनी अपने भी, हमारा कोई वर्कर होगा, हमारा कोई एम्प्लॉई होगा, हमारे देश का कोई नागरिक होगा, तो वो भी कुछ हाथ आजमा सकता है इस पूरी चीज़ में कि हाँ अपना कैसे काम शुरू किया जाए। तो जब एक देश दूसरे देश में जाके काम करता है तो इसका ये फायदा होता है कि हाँ कल्चर तो चलो आप कहोगे पश्चिमी सभ्यता आ रही है तो हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, बात सही है बिल्कुल आपकी, लेकिन इसके साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। ठीक है, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज भी मिल रही होती है, नई नई स्किल्स मिल रही होती है ना। आज आप लोग यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब कहाँ से आया हुआ है? फॉरेन की टेक्नोलॉजी से आया हुआ है। ठीक है, इन फ्यूचर हम इस बात का मतलब भरोसा है हमको कि फ्यूचर में जाके कोई भारतीय होगा, कोई भारतीय प्लेटफॉर्म भी ऐसा बन पाएगा, उस पर भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आता है डिस्कस द इश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज इन द डेवलपमेंट कंट्रीज। देखो डेवलपिंग कंट्रीज, ये जो वर्ड है ना डेवलपिंग कंट्रीज, इस वर्ड को समझो। दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं, एक होते हैं डेवलप्ड देश। ठीक है, डेवलप्ड देश कौन से होते हैं? जो बहुत अमीर, लाइक नॉर्थ अमेरिका हो गया अपना, अपना वेस्ट यूरोप हो गया अपना। ठीक है, ये डेवलप कंट्रीज। अब इनके पास डेवलप और ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है, डेवलप है ऑलरेडी। डेवलपिंग कंट्रीज कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। ठीक है, तो ये देश ऐसे हैं जो डेवलपिंग हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ रहा है, विकास किया जा रहा है। ठीक है, एक होते हैं अंडर डेवलपमेंट, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, नाइजीरिया, सूडान, आप इनका नाम ले लो। कोई इनके जीवन में अब तक कोई चेंज ही नहीं आ पा रहा, वहां जाके तो बिल्कुल अभी भी ट्राइब्स की तरह ही जी रहे हैं अपना जीवन। किसी भी डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में भी क्या होता है, गरीबी आपको देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, किसी घर में 4 कारें हैं तो किसी घर में साइकिल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कारण है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के? तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। पहला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो, देखो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती है, पहली बात तो उसकी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास रोजगार है लेकिन वो जो गुणवत्ता मतलब चाहते, जो रोजगार से मतलब अमेरिका में क्यों इंडिया लोगों को जॉब मिल जाती है, क्योंकि हाँ कम सैलरी पर भी जॉब करने को रेडी हो जाएंगे, जो कि
अमेरिकन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज काफ़ी इनएडिक्वेट हैं, ठीक है। टैक्स सिस्टम वगैरह कुछ इतना डिसप्रपोर्शनेट में है, बहुत ज़्यादा सही तरीका नहीं है लेने का। किसी से तो बिल्कुल ही लूट लिया तो किसी को बिल्कुल फ्री में दे दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है भाई? सोशल फैक्टर का मतलब सामाजिक फैक्टर, कारक कौन कौन से हैं जो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज को गरीब बना देते हैं। पहला है एजुकेशन एंड स्किल गैप। हमारे देश में आपने बहुत सारे लोग कहते हुए सुना होगा, भाई पढ़ाई तो बहुत कर रखी है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो एजुकेशन है ना, उसके अंदर एजुकेशन और स्किल्स आपस में मैच नहीं कर पा रही। कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो स्कूल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई कर रखी है उसका कोई मतलब ही निकल के नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी टेक्निकल सिस्टम या मार्केट डिमांड के साथ मैचअप नहीं हो पाएगा, तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू बना रहेगा हमेशा। अगला है हेल्थ इंक्वायरी। हमारे यहाँ पर हेल्थ सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इंडिया में, तो ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ये भी एक फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब तो करप्शन एंड गवर्नेंस इश्यू, ठीक है। करप्शन बहुत है हमारे यहाँ सरकारों में, इंस्टीट्यूशन थोड़े वीक हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इन सब के बारे में कुछ बोलूँगा तो थोड़ा विवाद हो जाएगा, इसलिए इसको समझ लीजिए, आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, करप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, नेताओं की जी हुजूरी बहुत चलती है, ठीक है। डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ बैठ के कुछ बता रहे थे, तो अमेरिकन लोग उनके पीछे ही खड़े थे और वो पीछे उन्हें मर्डरर बोल रहे थे कि तुमने मर्डर किया हुआ इतने लोगों का, इतने पैलेस्टीनियंस का मर्डर किया है आपने, ठीक है। तो ये एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो हो सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो भाई साहब विदेश मंत्री आ जाए लोग हाथ जोड़े खड़े हो जाएंगे। विदेश मंत्री तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, गाँव नेता का कोई सरपंच या पंचायत का कोई बंदा आ जाएगा, लोग उसके भी हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, ठीक है। कि ऐसे नेता नहीं आ गया, कोई भगवान आ गया, माला लेके दौड़ पड़ेंगे उसके सामने, ठीक है। तो ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक पड़ जाते हैं पर्सन्स के आगे। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आ गई? एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब ये होता है कि भाई नेचुरल डिजास्टर है यहाँ पर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट के बारे में डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, बहुत ज़्यादा ये लोग एनवायरमेंट को लेकर सिंसियर नहीं होते कि एनवायरमेंट के प्रति कुछ करना है कुछ नहीं करना, ये सब बातें सोचते नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता एनवायरमेंट से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, सब ठीक है इनके लिए, ठीक है। अगला आता है स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, जो मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी राइट और ये सब बातें। तो ये सब कुछ रीज़न है जो कि जिसकी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्थ एंड साउथ इन द डिबेट ऑफ द नॉर्थ साउथ डिवाइड। जब दुनिया में आपने नॉर्थ साउथ का डिवाइड सुना होगा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ओवरव्यू में बता देता हूँ आपको। नॉर्थ का मतलब ये हो, जब भी नॉर्थ बोला जाएगा ना, नॉर्थ का मतलब अमीर देशों के बारे में बात हो रही है, और जब भी बात की जाएगी साउथ, तो साउथ का मतलब होता है गरीब देशों के बारे में बात हो रही है। तो अमीर देश और गरीब देशों के बीच में क्या होता है, ये डिबेट चलती रहती है, कई बार दोनों में अलग अलग बहस चलती रहेगी। कि अमीर देश बोलेंगे कि भाई पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो गरीब, हम सब लोगों को मिलकर कुछ करना चाहिए। तो गरीब देश बोलेंगे यार सारा डेवलपमेंट तुमने किया, पर्यावरण को नुकसान सारा तुमने पहुंचाया है। अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आई, मतलब विकास डेवलपमेंट तुमने अपना अकेले अकेले कर लिया है, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आई, आप कह रहे हो कि सबकी बराबर बराबर जिम्मेदारी है, तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई, नहीं चल पाएगा ये मामला, ठीक है। तो ये चलता रहता है डिबेट डायलॉग। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा, अमेरिका ने अमेजन के जो जंगल कटने वाले थे, तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर दिया था और भड़का दिया था अच्छे से कि कटना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया का ऑक्सीजन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान। तो उन लोगों ने यही बोला था, बेटा अमेरिका वालों, कि जब तुम्हारा अपना डेवलपमेंट होना था, तुमने तो अपने पेड़ काटने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा कि डेवलपमेंट का क्या होगा। आज हम जब डेवलप करने की सोच रहे हैं, तो आप हमें एनवायरमेंट की सीख दे रहे हो। तो ये एक डिबेट चलती रहती है। इस डिबेट को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं वो साउथ कंट्रीज को एड देना शुरू कर दें, फाइनेंशियल एड दें, टैक्स में रिबेट देना शुरू कर दें, अपना डेब्ट थोड़ा फ्री कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी दी जाए, अच्छी स्किल्स दी जाए, तो ये कंट्रियां भी धीरे धीरे उनके बराबर आ जाएंगी। लेकिन फिर यही अमीर लोगों का होता है कि भाई फिर गरीब व्यक्ति अगर बराबर आ गया तो बर्दाश्त भी नहीं होता ना उनको, तो चाहते हैं कि भाई बना के रखा जाए गरीबी उसको। तो बस ये मामला बहुत लंबे समय से डिबेट चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये PIL, ठीक है,
PIL जानते ही आप लोग क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फुल फॉर्म लिख दी गई है देखो यहाँ पर। तो भाई कैसे ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टूल बन गया है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए एक टूल बन गया है PIL। देखिए कोर्ट में डाल सकते हैं वकील के माध्यम से, नॉर्मल व्यक्ति भी मतलब किसी भी, अगर आप वकील की जान पहचान आपकी है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। बहुत सस्ता होता है, कोई पैसा नहीं लगता। तो इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल लॉ, अगर किसी आम व्यक्ति को भी लगता है कि भाई मेरे आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कोई बड़ी कंपनी है कि मैं तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता उस कंपनी का, कुछ नहीं करना, PIL लगा देना है कि भाई इस व्यक्ति के इस काम से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो होती है, जुडिशरी कह सकते हो आप, न्यायपालिका खुद ही निपट लेगी उस व्यक्ति से, कितना मर्जी पावरफुल हो, न्यायपालिका के आगे नतमस्तक हो ही जाते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। फिर जो अगला क्वेश्चन बनता है, चिपको मूवमेंट कई बार कर चुके हैं यार, एक बार पढ़ लेना, देखो PDF आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, ध्यान रखना है इस बात का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं इंग्लिश में पढ़ा रहे तो इंग्लिश में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ, आप जाओ वहां से डाउनलोड कर लो दोनों को, इंग्लिश को भी हिंदी को भी। वियना कॉन्वेंशन, वियना कॉन्वेंशन के बारे में बताता हूँ, कई बार बच्चों को तो लोग वियना कांग्रेस से कंफ्यूज कर देते हैं, नहीं वियना कांग्रेस नहीं है भाई, वो हिस्ट्री का एक टॉपिक है, ठीक है। ये वियना कॉन्वेंशन है, वियना एक जगह का नाम है। तो वियना कॉन्वेंशन के अंदर क्या हुआ, इस बात को डिसाइड किया गया कि हम लोगों को मिलकर ओजोन लेयर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ओजोन लेयर अगर बचेगी नहीं तो क्या होगा, मानव का अस्तित्व बड़े खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वियना कॉन्वेंशन की गई थी, ऑब्लिगेशंस जो इसके मेंबर्स के ऊपर लगाए गए थे वो क्या थे कि भाई आप क्या चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता, ओजोन लेयर का नुकसान किस चीज से होता था, CFC गैसेस से। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर का नुकसान हो रहा था। और जैसे पृथ्वी के बाहर जो ओजोन लेयर थी गायब हुई, तो पृथ्वी के बाहर उस ओजोन लेयर के गायब हो जाने, अभी हुई तो नहीं, मतलब धीरे धीरे पतली होने लग गई थी लेयर। अगर ये लेयर खत्म हो गई तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो अर्थ के अंदर एंटर कर जाएंगी, और उससे क्या होता है, ह्यूमन मतलब एक तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत हाईली इंक्रीज कर जाएगी, और ह्यूमन स्किन इरिटेशन, कैंसर, कई सारी बीमारियां भी आ जाएंगी अपने आप ही। तो वो ना एंटर कर पाए, इसलिए ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और एंटर नहीं करने देती उसको। लेकिन हमने कुछ एक्टिविटीज कर करके ओजोन लेयर में कर दिया छेद, अंटार्कटिका के आसपास, ठीक है। अब तो काफी हद तक ठीक हो गया है। तो वियना कन्वेंशन क्या किया गया, ओजोन लेयर को बचाने के लिए किया गया था। बाद में इसके ऊपर मॉनिटरल प्रोटोकॉल भी लाया गया था, जो कि सक्सेसफुल रहा काफी हद तक, आप कह सकते हो ऐसा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, सार्क गैसेस का क्वेश्चन है। सार्क देश जो है आप उनके बारे में देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन, आर्टिसनल टेक्नोलॉजीज। आर्टिसनल टेक्नोलॉजीज क्या होता है, ये टर्म्स है ना, अगर ये टर्म्स आपको समझ में आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिख सकते हो। आर्टिसनल टेक्नोलॉजी क्या होती है कि पुराने जमाने में जो लोग हाथ की कारीगरी करते थे ना, हस्तशिल्प जिसे कहते हैं, उस चीज को बोलते हैं आर्टिसनल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया में है। ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, ग्रो करवा रहा है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि गांव का कमजोर से कमजोर व्यक्ति, जब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो उसे आता है, तो वो नेचर से चीजें लेकर के और ऐसी चीजें बनाता है जनरली, जिससे क्या होगा, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मूर्ति बनाने वाले मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, पुराने जमाने में चाय बनती थी तो कुल्हड़ की चाय बनती थी, है ना। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक इंट्रोड्यूस होने लग गई चीजें, तो नुकसान होने लग गया बहुत ज्यादा। पत्ते के ऊपर खाना खा रहे होते थे, है ना। प्लेट आप देखोगे, पत्तले वगैरह जो आप देखोगे, डिस्पोजेबल जो प्लेट्स आती हैं, अब तो थोड़ी प्लास्टिक और थर्माकोल की बनी हुई आती हैं। पुराने ज़माने में ये पत्तों से बनी हुई आती थी, तो सब खाना वाना खाया, उठा के कहीं फेंक भी दिया तो अपने आप डिकम्पोज हो जाया करती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी इन सब चीज़ों करने में, ठीक है। तो ये इस चीज़ को CSIR क्या कर रहा है, ग्रो करवा रहा है, मतलब इसे बढ़ावा दे रहा है कि हाँ आप लोग बढ़िए, इस फील्ड में आगे जाइए, क्योंकि जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी तो एक जो गांव का व्यक्ति है ना, उसका भी डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा। और जब व्यक्ति का फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो जाता है ना, तो वो पर्यावरण के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाता है, ठीक है। तो अब कोई इंसान भूखा है, गरीब है, वो बेचारा, उससे तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो पर्यावरण की सुरक्षा में आपका भागीदार बन जाएगा या सहयोग कर देगा। तो वो तो बोलेगा यहाँ खाने को नहीं है, तुम कह रहे हो कि ओजोन लेयर बचाओ, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो इसीलिए CSIR का ये एफर्ट है कि उसने आर्टिसनल टेक्नोलॉजीज को क्या किया, बढ़ावा देना शुरू किया, ठीक। डिटेल में आपको मिल रहेगा PDF, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद आपका बनता है एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है।
एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या मतलब होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है किसी भी सॉइल या फिर लैंड का मैनेजमेंट। देखो ये क्वेश्चन जो है अपना, एग्रो फॉरेस्ट्री, किसी भी सॉइल या फिर लैंड का मैनेजमेंट इस तरीके से करना कि उससे बेनिफिट निकल करके आ सके। ठीक है, जमीन का मतलब उसे मैक्सिमम बेनिफिट उसका निकाला जा सके बिना उसकी फर्टिलिटी को डैमेज किए हुए। ठीक है, तो इस तरह की इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इससे क्या फायदे होते हैं? इससे होता है सॉइल इंप्रूवमेंट हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी इनहेंस कर जाएगी। ठीक है, जैसे आपको पता होगा पुराने जमाने में क्या होता था ना, जैसे किसी का खेत है तो खेत पे, अब दो लोगों के खेत हैं अलग अलग, है ना, तो लोग क्या करते थे कि अब तो दुश्मनी ऐसी है कि तार और बांध दिया बीच में, है ना। पहले तो पेड़ लगा दिया करते थे कि भाई एक लाइन से हमने पेड़ लगा दिए हैं, तो आधे पेड़ तुम्हारे रहेंगे आधे पेड़ मेरे रहेंगे, डिवीजन भी हो गया और ट्रीज भी डेवलप हो गए। 15 साल बाद 20 साल बाद मान लो किसी ने सागवान का पेड़ लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो पेड़ भी बिक गए, है ना, उनका भी प्रॉफिट आ गया अपने आप ही। और जब तक वो ट्री लगी रही वहां पर सॉइल इंप्रूव रही, वहां पर सॉइल इरोजन नहीं हो सकता था, मिट्टी नहीं कटी वहां पर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का इन्हेंसमेंट हुआ, कोई चिड़िया आई उसने अपना घोंसला बना लिया उस पेड़ के ऊपर, बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री का अगर सही से सॉइल को यूटिलाइज किया जाए तो। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है भाई? कोऑपरेटिव नाम से समझ में आ रहा हो, कोऑपरेटिव मतलब मिल बांट के मार्केटिंग करना। लिज्जत पापड़, अमूल दूध, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये शुरुआत कुछ किसानों या कुछ महिलाओं से हुई थी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? गांव के छोटे छोटे किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी जमीन नहीं है, वो लोग छोटे छोटे किसान मिलकर अपना प्रोडक्ट रेडी करते हैं, प्रोडक्ट को एक टेबल पे लेके आते हैं और वो छोटे छोटी चीज़ मिलकर बहुत बड़ा बन जाता है अमाउंट। फिर वो किसी कॉर्पोरेट मार्केट से कंपनी से सीधा डील कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी क्वालिटी है, आप इससे डील कीजिए और बताइए हमारा क्या कीमत क्या हो सकती है इस पूरी चीज़ की। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट मार्केटिंग कहते हैं इस पूरी टेक्निक को। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके 4 एडवांटेज वगैरह पढ़ लेना। मार्केट में एक्सेस मिल जाता है, आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आने लग जाता है। ठीक है, 5 M बताने हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो देख लेना 5 M सीधा याद रखना, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, मेथड, मनी, तो ये पांचों बस याद रख लेना। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल बस, जो कि मतलब एग्जाम में इसका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। एथनो फॉरेस्ट्री, एथनो फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एथनो फॉरेस्ट्री क्या है। तो एथनो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं भाई? एथनो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी फील्ड होती है पढ़ाई की जिसमें क्या होता है ना कि जो पुरानी ट्रेडिशनल चीजें थी, पुरानी ट्रेडिशनल चीजें जो हाथ हैंडीक्राफ्ट वगैरह या खेती करने का जो तरीका है, उस तरीके के अंदर क्या किया गया, कुछ नई जो एडवांस टेक्निक थी उसको मिक्स कर दिया गया और दोनों से मिला के क्या किया गया कि बेटर आउटपुट या बेटर रिजल्ट निकाला गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं एथनो फॉरेस्ट्री कहते हैं। समझ में आ गई बात? एथनो फॉरेस्ट्री का देखो सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में जब खेती करते थे उसमें इतना यूरिया वगैरह यूज नहीं हुआ करता था, बहुत मैन्योर वगैरह यूज किया करते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उससे ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती थी। ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या हाइब्रिड प्लांट्स आने लग गए, प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन कराने जाने लग गया। तो हाइब्रिड प्लांट अगर पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर दिए जाएं तो ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो जाएगी, आपने कोई केमिकल या पेस्टिसाइड भी यूज नहीं किया और इससे ग्रोथ हाइब्रिड प्लांट में जल्दी भी हो जाती थी और ग्रोथ ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा पपाया बनाया गया इसमें बीज बहुत कम होते थे, है ना, तो बीज बहुत कम होंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स पपाया के अंदर बहुत इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एथनो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक, सीपीसीबी एसपीसीबी क्या है? तो सीपीसीबी क्या होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एसपीसीबी क्या होता है, सीपीसीबी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या काम करते हैं स्टेट? देखो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सेंटर में करेगा, पूरे देश के लिए रूल बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, रेगुलेशन सेट करेगा, असेसमेंट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, नोटिस करेगा। ठीक है, रूल्स बनाएगा कैसे कैसे किस स्टेट में क्या मामला चल रहा है। स्टेट कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, अपने अपने स्टेट का ध्यान रखेगा कि भाई हमारे अपने स्टेट के अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो आपके लिए बना दिए गए हैं, एस्केप पढ़ लेना, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया है, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा ये पूरा का पूरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए बनाए गए हैं, इसका पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल है।
नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर हमारे चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पे फ्री ऑफ पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है। अगर किसी और टॉपिक की आप वीडियो चाहते हो पीडीएफ के साथ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर हमको इस वीडियो की भी चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो अगले वीडियो में बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।